और ऐसे ही ले लिया, और कभी भी वो इन्वेस्टिगेशन उस तरफ कभी भी नहीं गया। ये आप देख सकते हैं। ये है 26/11 अटैक का स्टोरी। उसमें एक भूषण गगरानी, एक IAS ऑफिसर आके कोर्ट में डिपोज करते हैं कि मैं इनको मराठी भाषा बोलते हुए देखा। दूसरा एक लेडी बोलते हैं कि मैं लियोपोल्ड कैफे के अंदर दारू पीते हुए इनको देखा। किसको? ये मुजाहिद लोग। एक दिन पहले दारू पी के गया जिहाद के लिए। ऐसा ही था 9/11 अटैक में, जो मोहम्मद अत्ता और उनके टीम ने 9/11 कमीशन में देख सकते हैं, वो लोग जो है पोर्न मूवीज देख रहे थे, ब्लू फिल्म्स देख रहे थे होटल के रूम के अंदर से, मुजाहिद लोग। दुनिया के अक्सर जो है चार्जशीट में देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें देख सकते हैं इस तरीके का वाकया। मैं आपके सामने 26/11 अटैक के वक्त जो है मीडिया का रोल, या पूरा अटैक के वक्त मीडिया का रोल क्या होता है, वो दिखाने के लिए एक छोटा वीडियो दिखाता हूं। आपको मालूम होगा इंडिया टीवी, रजत शर्मा के इंडिया टीवी, ये इंडिया टीवी में उन्होंने जब ये आतंकवादियों लोगों को मार रहे थे, बम फेंक रहे थे, उसके बीच में से इंडिया टीवी ने आतंकवादियों से इंटरव्यू कर दिया। वो बोले कि देखिए सब लोग जो है तमाम चैनल्स बंद करके यहां आ जाइए, हमारा TRP रेटिंग बढ़ाइए, इस तरीके का बातचीत। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो है अभी हम आतंकवादी शाहतुल्लाह के साथ अभी इंटरव्यू है, सब लोग देखिए। शाहतुल्लाह, चार्जशीट में कहीं भी शाहतुल्लाह का नाम आप नहीं देख सकता। इनसे पूछ रहे हैं शाहतुल्लाह आप क्यों मार रहे हैं, लोगों को क्यों मार रहा है? तो उन्होंने बोला जो है ये सब रिवेंज है, आपने जो भी किया उसका रिवेंज है, इंडिया में जो भी आपने किया वो सब उसका रिवेंज है। तो उनसे पूछा आप कहां से आ रहा है? बोला हम जो है हैदराबाद से आ रहा है। तो उनसे पूछ रहे कौन सा हैदराबाद, पाकिस्तान के हैदराबाद से आ रहे हैं? बोला नहीं, हम इंडिया के हैदराबाद से आ रहे हैं। क्योंकि ये चैनल को नहीं पता था कि ये जो अटैक है इसके पीछे पाकिस्तान था। चैनल उस वक्त तक तकरीबन 2 दिन तक उनको ये नहीं मालूम था कि ये जो चल रहा है इसके पीछे पाकिस्तान है। बाद में पता चला इसके पीछे पाकिस्तान है। तो ये चैनल ने क्या किया, एक वो वक्त का फायदा उठा के उन्होंने एक ड्रामा अरेंज किया। एक आदमी को बिठाया फोन में और बताया कि हम जो पूछ रहे उसका जवाब दीजिए, आप आतंकवादी बनिए। और उनसे बोला कि आप क्यों ये अटैक कर रहा है, ये अटैक के पीछे आपका क्या मकसद है, आप क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं आप? तो बोले कि हमारा जो है मांग, 1 मिनट में जरा पूछ के बताता हूं, हम जरा गुफ्तगू करते हैं क्या है मांग, जरा उसके बाद हम बताते हैं। लोगों को मारने के लिए और खुद मारा जाने के लिए, शहीद होने के लिए आए हुए आतंकवादी है, जिहाद है। ये आदमी जो है बोल रहे हैं कि हम जरा गुफ्तगू करते हैं एक बार, उसके बाद हम बताते हैं। मैं वो जो है वीडियो आपके सामने दिखाता हूँ। जवानों ने, कमांडोज ने पूरे तौर पर घेर लिया है। या होटल ताज के बाहर के दृश्य देख रहे हैं, जो ऑपरेशन चल रहा है इसके दृश्य आप सीधे देख रहे हैं। यहाँ पर बस की 4 बसेस बुलाई गई है, यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। इसके अलावा लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और इस समय हमारे साथ आतंकवादी शाहतुल्लाह हमारे, अरे और नाम तो सीधा ले ले। और इंडिया टीवी को शाहतुल्लाह जो आतंकवादी होटल के कमरे में मौजूद है उसने फोन किया है। ओबरॉय होटल के कमरे में आतंकवादी शाहतुल्लाह मौजूद है, उसने फोन किया है। आपसे ये कह रहे हैं, पूरा भारत आपसे यही कह रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो कमांडोज आपको थोड़ी देर में मार गिराएंगे। अरे ये पूरे भारत को बता दे कि इतने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उस वक्त किसने सिलेंडर किया? हमारी मस्जिदों को गिराया गया, हमें स्कूल से सोने नहीं दिया गया, हमारी माँ बहनों को कत्लेआम किया गया। उस वक्त कौन था? ये सिलेंडर उस वक्त क्यों नहीं कह सकता था अरे कमांडो आए, हम उसकी ऐसी छुट्टी करेगा कि वो अपने बच्चों को यतीम कर जाएगा। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, किस गुट से संबंध है आपका? हाँ, हम हैदराबाद के रहने वाले हैं और दक्कन मुजाहिदीन से तल्लुक है हमारा। दक्कन मुजाहिदीन, उस वक्त तक इंडियन मुजाहिदीन लोगों के जहन में था। पहले बार एक जो है संगठन का नाम उस वक्त आया, दक्कन मुजाहिदीन। बाद में कभी भी कोई भी केस में आप नहीं देख सकता दक्कन मुजाहिदीन का नाम, जैसा कि शाहतुल्लाह का नाम आप कहीं नहीं देख सकता। जी क्या पाकिस्तान के हैदराबाद से आप रहने वाले हैं? नहीं प्यारे नहीं, ये दक्कन हैदराबाद दक्कन। आपकी मांगे क्या क्या है? आप हमारी मांग क्या है? आप क्या कहना चाहते हो, क्या मांग है आपकी? सबर करो 1 मिनट। वो 2 मिनट ये सब्र के बाद जो है वो गुफ्तगू कर रहा है, 2 मिनट गुफ्तगू है।
वो दिखाने का जरूरत नहीं। 2 मिनट गुफ्तगू कर रहे हैं, हम क्या मांग अभी बोलेंगे, हमें तो अभी फंस गया यहाँ पर, क्या मांग करेंगे अभी। तो ये है 26/11 अटैक। 26/11 अटैक के बारे में आप जब जांचेंगे तो पता चलेगा, ये जो अजमल कसब का स्टोरी है उसमें एक फोटो है, आपको याद होगा वो फोटो। अगर आपके मोबाइल में अगर नेट है तो अभी ही आप गूगल इमेजेस देख के आप डाउनलोड जो है सिर्फ देखिए, अजमल कसब डालिए तो आपको एक फोटो मिलेगा जिसमें वो जो है बंदूक लेके चलने वाला फोटो। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा वो जो फोटो में कहीं भी बंदूक नहीं है, लेकिन एक फोटो में उसका शार्प इमेज है, बाकी में सब फेडेड इमेज है। वो चलते वक्त रात में वो जो है डिफोकस हो जाता है। एक फोटो फोकस्ड है, उसमें देख सकते हैं वो छतरी है, छतरी यहां पर टांगा हुआ छतरी है। डिफेंस जो है लॉयर ने ये बोला कि इसमें कहां बंदूक है। आप एक भी वो निकाला गया, वो एविडेंस से निकाला गया फोटो, कोर्ट में वो फोटो एविडेंस नहीं है। और ये भी पूछा गया कि इतना ज्यादा 180 से ज्यादा जो अलग अलग जगह पर जो सीसीटीवी कैमरास मौजूद है, एक भी वीडियो में इनका दलील दिखा सकते हैं कि ये अटैक करते हुए। प्रोसिक्यूशन ने बोला हमें 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। 2 हफ्ते बाद प्रोसिक्यूशन आके बोला कि वो तमाम जो है सीसीटीवी कैमरा उस दिन बंद था, कुछ काम नहीं किया। तमाम जो है सीसीटीवी कैमरा में हम देखा, उसमें कहीं भी काम नहीं कर रहा था, सब बंद था, वो एविडेंस के तौर पर नहीं लिया गया। यह है। और उसके अलावा अजमल कसब का हिस्ट्री यह है कि वो शाहरुख खान को बहुत पसंद करते थे और 17 साल में वो जो है पाकिस्तान से वो इंडिया आके यहाँ के जो है कोई फिल्म में एक जो है सपोर्टिंग एक्टर कम से कम बन के एक्ट करने के लिए वो आ रहे थे। ये मुझे बोला जो है अमीन सोलकर और फरहाना शाह जो उनके डिफेंस लॉयर है, उनसे पूछा गया, वो उन्होंने बोला ये। और वो जब नेपाल के जरिए से नेपाल में जाके वहाँ कारखाना में उन्होंने काम किया, वहाँ से पेटी केसेस में वो फंस के नेपाल पुलिस और इंडियन पुलिस बहुत आपस में समझौता है, वहाँ से पाकिस्तानी आदमी को हैंड ओवर किया, बोले कि ये भी एक मुर्गा है, आप इस्तेमाल कीजिए। 2006 में नेपाल इंडिया को हैंड ओवर किया। ये फरहाना शाह और जो है इन्होंने कोर्ट में ये बोला कि इसके पीछे जो अजमल कसब है बोल रहे हैं, अजमल कसब बेसिकली 2006 से पुलिस के कस्टडी में है और उसका जो है पेपर में छपके भी आया। उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बड़ा जो है एक खत था जो बाहर निकाला गया था, जो ये जो है ये जो खत है आप देख सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये लीक किया गया खत है जो इंडियन एक्सप्रेस के शिशिर गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस पेपर में स्कैन करके डाल के ये दुनिया के सामने रखा। इसमें ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये आ रहे हैं सितंबर 24 को, मतलब अटैक होने के 2 महीना और 2 दिन पहले। अटैक हो रहा है नवंबर को, लेकिन ये रिपोर्ट आया है सितंबर को, अक्टूबर नवंबर 2 दिन बाद, 2 महीने बाद ये अटैक हुआ है। इसमें बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एन इंटेलिजेंस इनपुट लश्कर तैयबा हैज बीन इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग अटैक्स इन मुंबई। मुंबई में अटैक करने के लिए लश्कर तैयबा आने वाला है और वो कहां अटैक करेगा, ताजमहल होटल में अटैक करेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सी रॉक होटल और ताजलैंड्स एंड होटल मुंबई जुहू एनक्लेव, इस तरीके से कहीं जगह पर अटैक करेगा और उनको जो है मासूम लोगों को मारेगा, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करेगा, उनके हाथ में गन होगा। जैसा कि फिल्म बनने के पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, बिल्कुल उतना ही डिटेल से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है इसके पास मौजूद था, इंटेलिजेंस के पास, या शिशिर गुप्ता ने समाज के सामने रखा। और ये देखते हुए कोर्ट ने ये पूछा कि आपने जो है क्यों ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद भी आपने क्यों ये जो है रोका नहीं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स में आए हुए पेपर है, हाउ 26/11 could have been stopped and wasn't. Intelligence Bureau had been tipped off about terrorist mobile phone numbers 5 days before attack and had been asked to monitor them. उनके तमाम डिटेल्स, वो लोग इस्तेमाल करने वाला मोबाइल का डिटेल सब पुलिस के पास मौजूद था, लेकिन क्यों नहीं किया, यह कोर्ट ने भी उनसे पूछा लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। ऐसे कई सारे सवालात हैं जो 26/11 के बारे में मौजूद है। और
आप अगर मुझे पूछते हैं कि क्या मुसलमान के अंदर आतंकवादी नहीं है, क्या मुसलमान के अंदर सख्त अंदाज से या जो है कट्टरपंथ लोग मुसलमान के अंदर नहीं है, मैं बोलूँगा है। मुसलमान के अंदर भी है, यहाँ के हिंदू समाज के अंदर भी है, यहाँ के क्रिश्चियन समाज के अंदर भी है, तमाम मज़ाहिब के अंदर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, सब लोगों के अंदर कट्टरपंथ लोग तो है, इसमें कोई शक नहीं होना जरूरत है। सब लोगों के अंदर कट्टरपंथ लोग है, लेकिन ये कट्टरपंथ लोग जो है अपने पॉलिटिकल मीन्स के लिए जब काम करते हैं तो अपने पॉलिटिकल जो डिमांड है वो एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एक अटैक करेगा LTTE, तो अटैक करने के पहले या उसके बाद वो बोलेगा कि हमने ये अटैक किया है, हम अटैक करने वाला है, क्योंकि हमें ये पॉलिटिकल डिमांड जो है हमें लेके देना है। ये लोगों का डिमांड होता है। अगर हमास या हिजबुल्ला एक अटैक करेगा इसराइल के खिलाफ, तो उस वक्त बोलेगा हमारा पॉलिटिकल डिमांड ये है। लेकिन इंडिया के अंदर पिछले 15 साल में हम जो देख रहा है उसके पीछे कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं देख सकते। इधर उधर से बम पड़ रहा है, पुलिस एजेंसीज बोलते हैं इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन है, फना 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 है। उससे किसको फायदा मिल रहा है? सिर्फ यह फायदा है कि यहाँ के कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए फायदा है, और कोई जो है मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए, यहाँ पॉलिटिक्स है ही नहीं, उसके लिए कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज आपके जहन में होना जरूरी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और यहाँ के जांच एजेंसीज टेररिज्म को मैन्युफैक्चर करते हैं जब उनको जरूरत पड़ता है। तो कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि यहाँ के एजेंसीज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ रोग एलिमेंट्स मौजूद है। सब एजेंसीज को हम जो है मुजरिम करार नहीं दे सकता। कुछ एजेंसीज मौजूद है जो टेररिज्म को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं उनके जरूरत के मुताबिक। एक कहानी मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, वो है नफीस अहमद की कहानी। वो एक बांग्लादेशी युवा है और वो बांग्लादेशी यूथ बांग्लादेश के एक जाने माने मालदार फैमिली से हैं। अपने बेटा को, अपने अब्बू ने नफीस को अमेरिका भेजा कंपनी सेक्रेटरीशिप पढ़ने के लिए। अमेरिका में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में वो जो है रह रहा थे 10वीं मंजिल में, और हमेशा लिफ्ट से वो नीचे आते थे। तो एक दिन लिफ्ट जब चढ़े तो उस वक्त उसके अंदर एक मौलाना था। वो मौलाना पूछा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने बोला कि वो 10वीं मंजिल में रहते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नफीस अहमद है। आपको मैं कभी मस्जिद में नहीं देखा। नीचे मस्जिद है, ग्राउंड फ्लोर में जो है नीचे अंडरग्राउंड जो वहाँ पर प्रेयर हॉल है, वहाँ पर आप कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया? बोला मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता इसलिए मैं नहीं आया। तो उन्होंने बोला आप आइए हम आपको नमाज सिखाते हैं। नेक्स्ट डे से वो नमाज सीखने के लिए वहाँ पर गए और नफीस अहमद को नमाज सिखाया। 1 साल के अंदर 5 वक्त नमाजी बने। लेकिन उसके बाद ये मौलाना ने बोला कि आपको इस्लाम जो है वो पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है। जब तक आप अमेरिका के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, आप जब तक किताल नहीं करेंगे, तब तक आप जो है मुसलमान नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर वो उससे इस्लाम मुकम्मल होगा तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले ठीक है, ऐसा है तो कल एक अल-कायदा के आदमी आएगा आपके पास। ये पूरा स्टोरी आपको देख सकते हैं। ट्रेवर एरोनसन का किताब है टेरर फैक्ट्री। वो किताब आप अमेजोन से खरीद लीजिए, उसका पूरा स्टोरी कोर्ट रिकॉर्ड्स के साथ आपको मिलेगा। वो बोले कि अल-कायदा के जब ये आदमी आएगा कल, उनके साथ आप बात कीजिए, वो आपको पूरा प्लान्स बताएंगे। तो अब्दुल करीम आए। ये अब्दुल करीम उनसे जो है पूरा जानने के बाद बोले कि हम ये गाड़ी में थोड़ा राउंड मारेंगे। न्यूयॉर्क पूरा रेकी किया और उसके बाद उन्होंने बोला मैं फेडरल रिजर्व को मारना चाहता हूँ। फेडरल रिजर्व जो रिजर्व बैंक है, ऐसा नफीस अहमद ने बोला। और उन्होंने बोला कल आपको एक पूरा वैन भर के एक्सप्लोजिव्स रख के मैं फेडरल रिजर्व का मेन गेट के सामने खड़ा करूंगा। आप वो जो होटल के रूम है उसके अंदर रहिए। वो होटल के रूम के खिड़की से आप ये वैन और ये पूरा जो है वेन्यू देख सकते हैं। उन्होंने हाथ में एक मोबाइल दिया। ये मोबाइल से 10 नंबर डिजिट डायल करके अगर ग्रीन दबाता है तो वो पूरा फट जाएगा, पूरा फेडरल बैंक फट जाएगा। ओक्लाहोमा
आपको जानते होंगे, तिमोथी मैकवे, जो ओक्लाहोमा के पीछे थे, एक राइट विंग क्रिश्चियन थे। उसके बारे में भी बताया कि वो इस्लामिक टेररिस्ट है। बाद में पता चला वो एक्सट्रीम राइट विंग क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है। ये $6 मिलियन का वैन है जो खड़ा किया गया था। उन्होंने जो है मतलब ओक्लाहोमा के डबल जो है ब्लास्ट कैपेसिटी था, उन्होंने दबाया। वो टाइम और डेट जब हुआ तो वो दबाया, वो फटा नहीं। दूसरे बार दबाया, फटा नहीं। तीसरे बार जब दबाया तो चारों तरफ से FBI के एजेंट्स उनको पकड़ के लेके गए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एजेंट्स। जब कोर्ट में ये केस आया, इनके खिलाफ इतना पुख्ता दलील मौजूद था कि कोई भी उसको डिफेंस नहीं कर पाएंगे। वो खुद वीडियो रिकॉर्ड्स पेश किया प्रोसिक्यूशन ने कि ये आदमी बोल रहा है मैं अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। उसका वीडियो, वो बोलते हुए वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड्स, वो ट्रिगर लेते वक्त उसका वीडियो, उसका पूरा अटैक का तमाम रिकॉर्ड्स वो जो है केस में मौजूद है। ये केस को बहुत जो है गौर से देख रहा था ट्रेवर आरोनसन कोर्ट में, तो उनको कुछ फिशी लगा। वो सोचा कि इसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ूंगा। उन्होंने ये पूरा केस का जो है एविडेंसेस उन्होंने हासिल किया। उस वक्त उनको पता चला ये जो वीडियोस था, वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था यही इमाम साहब, और यही जो अब्दुल करीम है, ये अब्दुल करीम बेसिकली FBI के एजेंट था। ये मौलाना भी FBI के एजेंट था, जो उनको नमाज सिखाए, जो आदमी उनको कट्टरपंथ बनाए, जो आदमी उनको आतंकवादी बनाए, जो आदमी तमाम बॉम्ब और तमाम चीज रख के उनको जो है पूरा फैसिलिटेट किया। लेकिन ट्रेवर आरोनसन को ये नहीं समझ में आया कि ये इतना बड़ा पैसा कहां से आया। $6 मिलियन जो चार्जशीट में बताते, इतना बड़ा एक्सप्लोजिव्स कहां से आया। उसके लिए उनको होम जो है डिपार्टमेंट है, वहां के जो होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वहां से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक करना पड़ा। उसमें बताया है साफ तौर पर कि $6 मिलियन FBI के सीक्रेट सर्विस फंड से आया है। हर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सीक्रेट सर्विस फंड्स होता है जो कहीं भी अकाउंट नहीं किया जाता है, कहीं भी अकाउंटेड नहीं है, अनअकाउंटेड मनी। ये अनअकाउंटेड मनी से पैसा आया है और उन्होंने पूरा फैसिलिटेट किया। उनको पता चला कि ये जो आदमी को टेररिस्ट बनाया, मुसलमान बनाया, पहले नमाजी बनाया, फिर आतंकवादी बनाया, फिर उसके लिए फैसिलिटेशन किया, उसके लिए बम बनाया, उसके लिए ट्रिगर दिया, फिर उसके बाद उनको फंसाया। उनके खिलाफ विटनेस भी यही आदमी बने जो मौलाना थे। ये विटनेस भी आके जो है खड़ा हुए। ये है आतंकवादी बनाने का। 20 मिनट और है आतंकवादी बनाने का, मैं खत्म करने वाला हूं, उसके बाद आप जो है सवाल पूछेंगे। आतंकवादी बनाने का जो है तरीका नंबर 1 इस तरीके से बनाया जाता है। आपको मालूम है इरशाद अली एंड मौरिफ कमर वर्सेस दिल्ली एक केस है जिसमें इरशाद अली तिहाड़ जेल के अंदर बैठ के मनमोहन सिंह को खत लिखते हैं कि देखिए मैं कैसे लोगों को इसमें फंसाते थे और मैं कैसे जो है इसमें फंस गया बाद में। वो बोलते हैं ये तमाम स्टोरी जो नफीस अहमद के बारे में मैंने जो बताया वो इंडिया के अंदर इरशाद अली करते थे। इरशाद अली खुद लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को। मालेगांव 2006 के ब्लास्ट में एक अबरार अहमद है। ये अबरार अहमद द वीक मैगजीन के सामने आके जो है ये पेश करते हैं जो है कि हमने लोगों को इस तरीके से फंसाया है। आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ फोकस है, जरा इसको फोकस कीजिए। यह है अबरार अहमद। I was forced to implicate innocent people into the terrorism cases. I destroyed a number of lives. I became a toy in the hands of the ATS. They misled the investigation. मैंने कई लोगों को फंसाया था। ये मेरा पेज नहीं, ये तो जो है द वीक मैगजीन का पेज है जो है उसका पूरा। अगर स्टोरी आपको चाहिए तो वो आप द वीक मैगजीन में स्कैंड कॉपी है, 12 पेज का वो जो है आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं जिसमें वो बोलते हैं कैसे जो है मुझे फंसाया गया और मैं कैसे लोगों को फंसाते थे। उसका कवर स्टोरी है द वीक कन्फेशंस ऑफ एन इन्फॉर्मर, मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड हेल्प टेररिस्ट। आतंकवादियों को मुंबई ATS एंटी टेरर स्क्वाड खुद मदद करते थे। वो उसका द वीक मैगजीन का
जो है कवर पेज है। ये नंबर 1 मॉड्यूल है जहां पर आतंकवादियों को एटीएस खुद बनाते हैं या पुलिस एजेंसीज खुद बनाते हैं। ये जाल में कभी फंसना नहीं, ये जाल में अगर कोई फंस गया तो बाहर का कोई रास्ता नहीं। और दूसरे जो जरिया है वो इन्फॉर्मर को खुद फंसाते हैं, इन्फॉर्मर को खुद फंसाते हैं। जैसा कि जो अफजल गुरु के बारे में मैंने बताया, जैसा कि आपके अबरार अहमद, इरशाद अली, ये सब इन्फॉर्मर्स थे, उनको खुद फंसा दिया पुलिस ने दूसरा केसेस में। तीसरा मॉड्यूल है जहां पर जाने माने क्रिमिनल्स को, अगर ड्रग माफिया के डीलर है या जो है बम बनाने वाला लोग, मिसाल के तौर पर बर्दवान ब्लास्ट 2014, उसमें बम बनाने वाला मुस्लिम युवा है, वो उनका काम यह है कि बम बनाओ, सब लोगों को बेचे और पैसा जो है इकट्ठा करे। वो बिजनेस था उनके लिए। वो सुबह सुबह बिस्किट जैसा बनाते थे, वैसा बम बनाते थे। हाँ, और भेजो 5 जो है तृणमूल कांग्रेस को भेजो, यहाँ कल ऑर्डर मिला था बीजेपी से, वहां भेजो, तृणमूल कांग्रेस को भेजो। इस तरीके से लोगों को बांटने, पैसा बनने वाला कारोबार करते थे। उस वक्त वो बनते वक्त वो फट गया, 2 लोग मर गए, 2 लोग घायल हो गए। उस वक्त एनआईए ने सीन में आके बोला कि इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन है। उसको कुछ लेना देना नहीं था वो इंसिडेंट के बारे में। उसके बारे में जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम गए थे, उसका रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट में, वो लोग कौन थे और कैसे थे। तो ये तीसरा मॉड्यूल है। चौथा मॉड्यूल है जहां पर इनोसेंट लोगों को पकड़ के पिटाई करके ये कबूल करवाना कि मैंने किया है। जैसा कि मैं बंडू मिश्राम के बारे में बोला, जैसा जो है इंडिया के खास तौर पर मालेगांव 2006, मालेगांव 2008 समझौता, ये तमाम केस में आप देख सकते हैं कि उनका कबूलनामा है कि मैंने ये किया है। सब लोग कबूल करते हैं उसमें कि इसके एविडेंस में ये देख सकते हैं, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि, और उनके पकड़ते वक्त आरडीएक्स पकड़ा था कहीं लोगों को पकड़ते वक्त, ये जो मालेगांव ब्लास्ट में और समझौता में, उसके साथ गन पकड़ा गया था, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि नहीं, वो नहीं है, वो मासूम है और कोई लोग है। मतलब ये जो कबूलनामा है वो कहां से आए, सवाल है। आरडीएक्स कहां से आए, वो गन कहां से आए थे जब उनको पकड़ते वक्त जो दिखाया गया था मीडिया के सामने। जाहिर सी बात है कि मासूम लोगों को फंसाने का एक तरीका जो है ये इसके मॉड्यूल में चौथा मॉड्यूल है। आप इंडिया के या दुनिया के कोई भी इंडिया के खास, मैं इंडिया के बारे में खास तौर पर बोलना चाहूंगा, आतंकवादी हमला जो बोला जाता है, कोई भी इंसिडेंट को आप ये 4 बॉक्स में डाल सकते हैं। 5वां एक बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी इंसिडेंट को या तो फिर पहला मॉड्यूल में या सेकंड मॉड्यूल में या तीसरा मॉड्यूल में या चौथा मॉड्यूल में आप डाल सकते हैं। इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बारे में जो है हमें मालूम होना जरूरी है। अगर रैडिकल एलिमेंट्स मौजूद है कम्युनिटी के अंदर, अगर इंतहा पसंद लोग मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मौजूद है, तो वो समझ लेते हैं उनके व्हाट्सएप मैसेज से, उनका फेसबुक एंट्री से या उनका जीमेल ग्रुप से, उनका आपस में कम्युनिकेशन में, वो समझने के बाद लोगों को लगा दिया जाता है कि वो आदमी को और भी आगे बढ़ाओ, उस रास्ते में और भी आगे बढ़ाओ। एजेंट्स को, अंडरकवर एजेंट्स को भेज देते हैं। फिर वो जब आगे बढ़ते हैं तो उसको पकड़ते हैं। उसका एक छोटा एक वीडियो है, मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा, जिसमें अल जजीरा जो न्यूज़ चैनल है, वो चैनल ने ये पूरा इन्फॉर्मर्स के जाल को लोगों के सामने खुलासा किया था। एक द इन्फॉर्मेंस बोल के एक जो है डॉक्यूमेंट्री में, वो डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर मैं आपके सामने दिखाता हूं। The FBI thought I was the greatest informant on the planet Earth. They told me to record everywhere. Al Jazeera's investigative unit takes you inside the shadowy world of FBI informants and counterterrorism operations. You will meet the criminals and con men spying on orders from the FBI. I was for them Al-Qaeda. I am representing the Sheikh Osama bin Laden. We will bring you the story of 3 informants posing as Muslims who encourage Americans to join plots concocted by the FBI. They are part of a post-9/11 mandate to thwart attacks before they even begin. It literally boils down into, if you cannot find terrorists within the Muslim community, make terrorists. Create the terrorists. Every statement I make today is backed up by sources. तो ये है जो इस मामले में मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आपके सामने पिक्चर क्लियर हुआ होगा। मैं बोलना चाहूंगा कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है, व्हाट इज अ सोल्यूशन, क्या करना चाहिए।
एज ए कम्युनिटी, एज ए सिटीजन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं बोलना चाहूँगा, मेरे सामने अक्सर यहाँ उम्मत के लोग हैं, मुस्लिम उम्मत के लोग हैं, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी इंतहा पसंद एक मुसलमान नहीं बन सकता। इस्लाम का ख़ास बात यह है कि हमेशा उम्मत वसतन है, ये उम्मत मिडिल पाथ इख्तियार करने वाला उम्मत है। कभी भी इंतहा पसंद आदमी नहीं बन सकता मुसलमान। इसलिए जो अबू बकर अल बगदादी के इस्लामिक स्टेट और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लामिक स्टेट में बड़ा फ़र्क आप देख सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लामिक स्टेट ऐसा था जहां पर गैर मुसलमान भी वो स्टेट का हिस्सा था। लतजिदन्ना अशद्दुन्नास अदावतुल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, इस्लाम से सबसे ज्यादा बगावत करने वाला लोग यहूद और मुशरिक थे। लेकिन वो यहूद और मुशरिक जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैक्सिमम उनको इंक्लूड किए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना के तरफ जाने वाला है, ये रूमर जब फैला तो एक इब्न दुगना हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आके बोल रहे कि आप और आपके जैसे लोग ये समाज के लिए जरूरत है, आप यहां से मत जाइए। कहां से? मक्के से। आप सोचिएगा किस तरीके का कुर्बत था मक्के के अक्सरियत और इस्लाम के लोगों के साथ। लेकिन उसमें कुछ जहर मिलाने वाले लोग, कम्युनल लोग मौजूद थे जो पूरा समाज को कम्युनल रंग में मोड़ दिया, एंटी मुस्लिम या उस तरीके का जो है सोच वहां फैला दिया। उन लोगों को हिजरा जाना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना स्टेट, इस्लामिक स्टेट जब कायम किया, वो इस्लामिक स्टेट के जो हेडक्वार्टर्स है, वो हेडक्वार्टर्स मदीना के मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी के अंदर अलग अलग जगह से, मिसाल के तौर पर नजरान से आए हुए क्रिश्चियंस, अलग अलग मज़ाहिब के लोग आके बैठ के बात करते थे मस्जिद के अंदर। और वो मस्जिद ऐसा जगह है, वो कल्चरल जो है एक सेंटर भी था जहां सब लोग मिलके जो है बात करते थे। जब मक्का के लोग फैमिन में आ गया, वहां पर जो लोग जो है खाना खाने के लिए खाना नहीं था, तो उनके लिए सबसे अच्छा टाइम था उसके बदला लेने के लिए, क्योंकि मक्के के लोग इनके खिलाफ क्या सलूक किया था, मरने दो, इस तरीके से सोच सकता था। लेकिन उस वक्त इस्लामिक स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बन गया था, अपने पास इनफ पैसा था और अच्छा खाना था, वेलफेयर, वहां इनफ पैसा था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि यहां से सेक्स, यहां से जो है खाना वहां भेज दो। इस्लामिक स्टेट की तरफ से खाना भेज दिया, कहां पर? मक्के की तरफ। खलीफा के, इस्लामी खलीफा के जो डॉक्टर है, ऑफिशियल डॉक्टर, वो कौन था? हारिस बिन कंदन सकफी, एक गैर मुसलमान, एक गैर मुस्लिम आदमी इस्लामी खलीफा के ऑफिशियल डॉक्टर है। एक रूलर के तरफ से एक ऑफिशियल गवर्नर के हैसियत से भेजा जा रहा है एक गैर मुस्लिम को, अम्र बिन उमय्यत अद-दमरी, इस्लामी खलीफा के तरफ से। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के वक्त अपने जो शील्ड था, वो शील्ड एक यहूद के पास मौजूद था। ये बहुत फेमस है, मुसलमान है लेकिन यहूद के पास दिया हुआ था। इस तरीके से है इस्लाम और जो है गैर मुसलमान के साथ जो वाबस्ता थे। इस्लाम हमेशा मिडिल पाथ है। अब सोचा होगा ग्रीन और इस्लाम के साथ क्या संबंध है? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर आपने देखा होगा, इस्लाम मतलब ग्रीन कलर। मैं जो है मैंने कहीं देखा कि कहीं कहाँ ये ग्रीन कलर इस्लाम से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 कलर मिलेगा। उसमें सबसे हॉट कलर कौन सा है मालूम है? रेड है, जो हाइयर, जो सबसे ज्यादा हॉट है। और सबसे कोल्ड जो है वो वायलेट है। वायलेट कोल्ड है और रेड ब्लू है, सॉरी रेड हॉट है। आप देख सकते हैं, आपके जब पाइप आप खोलेंगे तो पाइप में जो ठंडा वाला जो पाइप होगा उसमें एक कलर होगा, वो कौन सा है? ब्लू कलर या वायलेट कलर होगा। और जो गर्म वाला जो पाइप है उसमें रेड कलर होगा, क्योंकि ये गर्म है, उसका मिजाज, रेड का मिजाज गर्म है। ये दोनों दो इंतहा है, लेकिन उसके बीच में कलर आता है, वो कौन सा है? ग्रीन। वो ना जो है एक्सट्रीम इस तरफ है ना एक्सट्रीम इस तरफ है, वो ग्रीन है। वो ग्रीन है जो पूरा धरती का कलर है, जो ग्रीनरी है। वो ग्रीनरी इसलिए हम लोग जिंदा रह रहे हैं जो है, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट है, यहाँ पूरा मॉडरेट
जो है नेचर हमारा सामने है। इस्लाम नेचुरल है, इसलिए इस्लाम में ग्रीन है। मैं जो है इंसिडेंटली एक लाइट जो है नोट आपके सामने रख रहा था। इस्लाम मतलब इंतहा पसंद, मतलब जो है उसको बोलते हैं उर्दू में क्या बोलते हैं, मॉडरेट, मुतवाजन सोच है ना। एक जो है एक मिडिल पाथ इस्लाम इख्तियार करता है हमेशा, कभी भी हमको इंतहा सोच नहीं सकता। नंबर 1, हम ऐसा अगर सोचने वाला अगर कोई उम्मत में युवा है, उनको सही इस्लाम सिखाने का जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम इस्लाम का दावत जो बोलते हैं उसके बारे में गलतफहमी है मुसलमान पूरा। हम समझते हैं कि इस्लाम का दावत मतलब आप तौहीद, रिसालत और आखिरत पढ़ाइए लोगों को किताब के शक्ल में, या अच्छा तकरीर कीजिए, लोगों का सवाल का जवाब दीजिए, तो आपका इस्लाम का पूरा दावत हो गया। वो ये बड़ा जो है गलतफहमी है। वो ज़रूर इस्लाम का दावत का एक हिस्सा है, लेकिन इस्लाम का दावत का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है जहां पर आपके ज़िंदगी से लोगों को खुल के दिखाए कि क्या इस्लाम है। आपका ज़िंदगी देख के, आपके बॉडी लैंग्वेज देख के, आपके अखलाक और किरदार देख के एक आदमी समझे कि अच्छा ये इस्लाम है। अगर वो अखलाक और किरदार उम्मत में नहीं है तो आप कितना टन्स ऑफ किताब आप बांटे, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इस्लाम क्या है। वो पढ़ेगा थियरी, अच्छा इस्लाम तो बहुत अच्छा थियरी है, लेकिन जब बाहर जाके मुसलमान से मिलेगा तो वो पूरा थियरी कोलैप्स हो जाएगा, उसके कुछ लेना देना नहीं है ये उम्मत को। इस्लाम का दावत मतलब वो प्रैक्टिकल में लाने का है, वो प्रैक्टिस लोग देखेगा, इस्लाम का मैसेज जाएगा। इसका सबसे अच्छा नमूना आपको देख सकते हैं। आपको जानते हैं इस्लाम कौन कबूल किया था इस्लाम में? इंडिया में फर्स्ट जो इस्लाम कबूल किए थे चेरमान पेरुमाल है, एक राजा केरला में, चेरमान पेरुमाल। ये राजा जब केरला को गवर्न कर रहे थे, वहां पर पर्शिया से, अरेबिया से कारोबार करने वाले लोग आए, बिजनेसमैन, और उन लोगों का खास बात यह था कि वो कहीं भी किसी को भी धोखा नहीं देता था, लोगों से अच्छा अखलाक और किरदार था। उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उनको ये रूमर मिला कि ऐसे कुछ लोग आए हैं फरिश्ते जैसा, जो लोगों को धोखा नहीं देता। कारोबार करते वक्त जो बेच रहे हैं सामान को अगर कुछ गलती है तो बोलेगा इसमें कुछ गलती है, कुछ सामान जो है ये है, वो आप देख के जो पैसा कमी है वो कम करके दे दीजिए, उसमें फॉल्टी कुछ चीज़ है, वो सब खुल के बोलेगा, धोखा नहीं देगा। तो राजा ने बोला उनको ज़रा पैलेस में बुलाई, उनसे मुझे बात करना है। उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? बोला हम अरेबिया से आ रहे हैं। आपका गुरु कौन है? हमारा गुरु जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पैलेस में अपने पर्सनल सेक्रेटरी है एक आदमी जो पुजारी है, उनसे बोला कि मैं आज रात यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन सब लोगों से ये बोलिए कि मैं पूजा रूम के अंदर 1 महीना 40 दिन मैं मौन व्रत में हूँ, किसी से मैं बात नहीं करूँगा। आप चुपचाप मुझे खाना दे दीजिए और बंद कीजिए, लोगों से बोलिए मैं ये रूम के अंदर मौजूद है, लेकिन आज रात मैं चला जाऊँगा यहाँ से अरेबिया और मैं वापस आऊँगा 40 दिन के अंदर। वो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, वहाँ से कलिमत शहादा किए। वापस आते वक्त उनका इंतकाल हुए सलाला में, ओमान सलाला में। अभी भी आप सलाला अगर जाते हैं तो वहाँ पर चेरमान पेरुमाल के कब्र देख सकते हैं। ये जो चेरमान पेरुमाल था, इस्लाम कबूल करने का कारण ये जो कारोबार करने वाला लोगों का अखलाक और किरदार था। उसके बाद मालिक बिन दिनार और उनके साथियों आए। वो लोग आके जो है जब देखा यहाँ पर जात पात के आधार पर ऊंच नीच मौजूद था। ऊंचे जाति के आदमी जो है कभी भी नीचे जाति के आदमी को देखना भी उनके लिए नजर अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए वो जब चल रहा है वो सड़क से लोगों को एक खास शब्द, एक साउंड निकाल के सब लोगों को हटाते थे। ब्राह्मण आ रहा है, तमाम नीचे जाति के लोग यहां से हट जाओ। वो पेड़ के पीछे या पत्थर के पीछे जाकर छुप जाओ। अगर प्यास लग रहे थे वो पानी फेंकते थे, पानी पकड़ के पीना पड़ता था। नीचे जाति के लेडीज को अपना ब्रेस्ट कवर करने का आजादी नहीं था, वो ऊंचे जाति के लोगों को एंजॉय करने का सामान था। इन्होंने कपड़ा बांटा लोगों को, बड़े शील कपड़ा उन्होंने बांटा। बोले कि आप भी इंसान है, आप भी इज्जत रखते हैं जितना मर्द रखते हैं, औरत और मर्द दोनों इज्जत रखते हैं। आप जो है ये कपड़ा पहन लीजिए। ये आप देख सकते हैं जो है केरला के हिस्टोरिक बुक्स में सब में ये देख सकते हैं। वो कवर किया
और वहां के लोगों से, नीचे जाति के लोगों से बोला कि हम आज से हम और आप एक ही प्लेट से खाना खाएंगे, हमारा खाना खाने का बर्तन एक होगा, अलग अलग बर्तन में भी हम खाना नहीं खाएंगे। ये जब बोला तो लोग इतना मुतासिर हुए कि लोग बड़े बड़े तादाद में लोग इस्लाम कबूल किए, क्योंकि इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है। अगर उनको लिबरेट करना है, उनको अगर आज़ाद करना है ये जो हायरार्की से, तो एक ही जरिया है, वो इस्लाम कबूल कीजिए। तो वो लिबरेट होने के लिए इस्लाम में आए। ये है इस्लाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दावत देते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से बाहर निकलते वक्त एक बूढ़े औरत अपने लगेज अपने कंधे पे नहीं ला पा रहा था, वो कोशिश कर रहा है, नहीं ले पा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं हेल्प करता हूँ। वो लिया, अपने कंधे पे लिया और बोले कि कहाँ जाना है? बोले मुझे वहाँ जाना है। बूढ़े औरत, तो उनके साथ ये जो है लगेज लेके वो चलते रहे पीछे। जब ये हेल्प कर रहा था तो ये बूढ़े औरत को बहुत जो है वालिदाना मोहब्बत, उनसे बोला कि आपसे एक गुजारिश है, ये लड़का आपसे एक गुजारिश है कि मक्का में एक आदमी है साहिर, मैजिशियन, उनका नाम है मोहम्मद, उनसे बच के रहिए। अगर उनके सिहर में आप पड़ गया तो आप पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे जो है एक गुजारिश है कि मोहम्मद का जाल में मत फंसिए। तो हुजूर जो है ये लेके चलते रहे और वहाँ जब पहुँचे तो सामान वहाँ रख के चल रहा था। उस वक्त पूछा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम मोहम्मद है, जो मोहम्मद जिसके बारे में आप साहिर बोल रहे थे वही आदमी मैं हूँ। उस वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम कबूल किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उमैर बिन वहब, एक आदमी असर नमाज के बाद लोगों से जब बात करेंगे उसके बाद गला लगाएंगे, उस वक्त मैं उनको चाकू मार के ख़त्म करने के लिए एक असैसिनेशन प्रोजेक्ट लेके एक आदमी वहाँ खड़ा है। असर नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बात कर रहा था। उस वक्त एक मेटल गिरने की आवाज़ सुने, सब लोग मुड़ के देखे तो उमैर बिन वहब, लोग वहाँ जो लोग जमा है वो लोगों का अखलाक और किरदार देख रहे थे। वो जाहिलियत के समाज से आ रहा था, वहाँ पर लोगों के बातचीत और लोगों के मोहब्बत एहतराम ये सब देखते हुए बहुत मुतासिर हो गए और फ़ौरन वो डिसाइड कर लिया कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। वो अपने चाकू पे के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये है इस्लाम का दावत। एक आदमी का जो है रवैये से लोग मुतासिर हो जाता है। बिलाल इब्न रबाह कैसे इस्लाम कबूल किए? वो एक नीग्रो स्लेव थे, बिलाल, जो आज़ान दिया काबा के ऊपर से। ये बिलाल इब्न रबाह चलते वक्त एक दिन मोहम्मद, जो ऊंचे जाति के उनके लिए वो है ना स्लेव है, जो ऑनर है, ऑनर में से ही सबसे ऊंचा वाला आदमी मुझे देख रहा है, मोहम्मद जो बनु कुरैश के बड़ा फैमिली के आदमी है, मुझे देख रहा है। तो वो देख रहा है बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ बिलाल के तरफ। वो जिंदगी में कभी भी उनके तरफ मोहब्बत और एहतराम के साथ कोई भी दुनिया के आदमी उनको देखा नहीं, ये गुलाम था जो है जन्म से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आए मुस्कुरा के और अपने दाएं हाथ अपने सीने पे रखा, जो कपड़ा नहीं था रखा, और उनसे मुस्कुराया, कैसे हैं आप, ठीक है? इस तरीके से कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ रखा। उस वक्त उन्होंने बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यह है इस्लाम का दावत। इस्लाम अगर आपके जिंदगी में है तो लोग वो महसूस करेगा। दिस फीलिंग इज दावत। इस्लाम दावत इज नॉट हियरिंग इस्लाम बट फीलिंग इस्लाम, नॉट स्पीकिंग इस्लाम बट लिविंग इस्लाम। आप जिंदगी बिताइए इस्लाम, आपको स्पीच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे जबान का जरूरत नहीं है किसी को इस्लाम का मैसेज देने के लिए। अगर इस तरीके से दावत किया तो ये पूरा जो हमारे साथ जो है हमारे ब्रदर्स है, हिंदू ब्रदर्स, क्रिश्चियन ब्रदर्स, ये सब लोग आपसे मुतासिर हो जाएगा। आपसे सबसे ज्यादा नफरत करने वाला आदमी आपके सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। कुरान की आयत है इदफा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हल्लिन अलीम। आपके साथ एक आदमी जो है बुरा सुलूक कर रहा है, आप उसको दिफा कीजिए सबसे अच्छा चीज से आप दिफा कीजिए, तो आपका सबसे बड़ा बगावत करने वाला आदमी, आपसे सबसे ज्यादा नफरत करने वाला आदमी आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा।
लेकिन उसके बाकी आयत में ये बोल रहे हैं कि सबसे सब्र करने वाला लोग ही ये कर सकता है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो ये आपसे बुरा करने वाला आदमी से आप अच्छा नहीं कर सकता, सब लोग ये नहीं कर सकता। ये है इस्लाम का दावत और ये है इस्लाम। इस तरीके से अगर मुसलमान जिंदगी बिताते हैं, लोग बोलेगा कि आप यहां जरूरत है, आप पाकिस्तान मत जाइए, आप जो है आप और आपके जैसे लोग ये मुल्क के लिए जरूरत है, और आप ये जो समाज के लिए सुधरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये अगर आप इस तरीके से इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन करें, पूरा उलट जाएगा। नंबर 3 ये कि एज अ कम्युनिटी मुस्लिम समाज खुद एम्पावर करने का जरूरत है। अगर इल्म नहीं है, अगर तालीम नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, आप खुद एम्पावर्ड नहीं है, बाकी लोग आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये बाई नेचर ऐसा है। आप अगर जो है बहुत मजलूम है, बहुत जो है वीक है, तो बहुत जो है स्ट्रांग वाले लोग आपके ऊपर हावी हो जाएगा। बाई नेचर ऐसा हो जाता है। हम तमाम तरीके से हमारे अंदर जो सलाहियतमंद लोग हैं उनको ट्रेनिंग देके, HR या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके, सबसे अच्छे लोगों को आगे बढ़ा के और पूरा जो है उम्मत को एम्पावर करके आगे बढ़ने के हमारा जो है प्रायोरिटी में आना चाहिए। नंबर 3। नंबर 4 ये है कि रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये इस मामले में क्योंकि टेरर जो है हमारा विषय है, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन हमारा वर्क कल्चर का हिस्सा बनना चाहिए। ये एक आदमी या 2 लोग इसके बारे में पढ़ाई करके ज्यादा फायदा नहीं है, ये हमारा वर्क कल्चर का हिस्सा बनना चाहिए। जयपुर में अगर कुछ लोगों को पकड़ते हैं आतंकवाद के नाम पे, तो हमको जानना चाहिए उसके डिटेल्स, क्या है वो केस। आप डर के दूर मत भागिए, आपको वो पूरा जानने का चीज आपके सामने मौजूद है कि क्या है चार्जशीट, क्या है डिफेंस लॉयर क्या बोलते हैं, क्या गवर्नमेंट क्या, प्रोसिक्यूशन क्या बोलते हैं, पुलिस क्या बोलते हैं, ये तमाम चीज जांचना, वो सब डॉक्यूमेंट करना। अगर कोई आदमी, अगर कोई एजेंसी लॉ के बगैर कुछ कर रहा है, अगर लॉ को तोड़ रहा है वो लोग, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, आप पीसफुल अंदाज में एहतजाज कर सकता है, और उन लोगों को जो है उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को सही रास्ते में लेके जाने में आप बड़ा सिविल सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबल सिविल सोसाइटी होने के नाते आप काम कर सकता है। दूर भागना कोई चीज का हल नहीं है, वो यही चीज दोबारा रिपीट होने का कारण बन जाएगा। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कभी भी हम डिवाइड नहीं होना, डिवाइड नहीं होना। हमारे अंदर जो है कहीं सारे मुस्लिम उम्मत के अंदर कहीं सारे जो है फिक्र का मसला है कि फिक्र में कहाँ नमाज पढ़ते हो, कहाँ जो हाथ रखना है, जो है सलाम बोलते वक्त कहाँ जो है कैसे बोलना है, जो है किरात करते वक्त कैसे किरात करना है, कुनूत है या नहीं है, आपको जो है एतदाल है या नहीं है। ये तमाम चीज़ जो है फिक्र का छोटे छोटे मसाइल, ब्रांचेस, शाख, छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे अंदर हर कम्युनिटी में है, हर साइंस में है, हर जो है कम्युनिटीज में ये मौजूद है, लेकिन वो लेके आपस में डिवाइड करने का सबब नहीं बनना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमत तौहीद हमारा एक है, हमारा जो है किबला एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा पैगंबर एक है, सब एक है, लेकिन आपस में लड़ाई कर रहा है। क्यों? इतना ज्यादा जो है यूनिफॉर्मिटीज हमारा पास मौजूद है, उसके होने के बावजूद भी लड़ाई कर रहा है। क्यों? किसको फायदा है इसको? पूरा समाज के साथ जोड़ना है, यहाँ के हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब लोग एक साथ जोड़ने का काम हम करना है। उसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी एज एन उम्मत, हमारे अंदर भी ये जो डिवीजन है इसको भी हम खत्म करने का जरूरत है। डिवीजन हमेशा बाकी लोगों को, ऑप्रेसर्स को बड़ा अच्छा जो है फायदा मिलता है। इसी बात के साथ मैं खत्म करूंगा। आपके लिए जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल अगर है तो सवाल सिर्फ। हाँ जी, आपने जिनका जो केरल के जो राजा थे जिनका जिक्र किया, तो क्या मैं ये समझूं, जैसा आपने बताया कि मैंने पढ़ा नहीं कहीं, एक तो किस किताब में है ये चीज़, दूसरा हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इंडिया में पैदा हुआ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे कोई जी, क्यों आज ये इंफॉर्मेशन पहली बार सुनी है कि इंडिया में कोई आदमी पैदा हुआ और वो सहाबी थे। तो ठीक है, एक बार उन राजा का नाम और ये किस किताब में था? ठीक है। सवाल ये है कि वो जो राजा था वो कौन थे? वो चेरमान पेरुमाल था। आप जरा जो है गूगल में अगर सर्च करते हैं तो इंडिया के केरला के अंदर जो जाने माने हिस्टोरियंस है वो सब इसके बारे में लिखा हुआ, चेरमान पेरुमाल की हिस्ट्री। केरला यूनिवर्सिटी के अंदर एक PhD है चेरमान पेरुमाल के इस्लाम कबूल करने के ऊपर, उनको डॉक्टरेट मिला है, वो मेरा दोस्त भी है। उनका जो है थीसिस ये है
कि चेयरमैन पेरुमाल कैसे इस्लाम कबूल किया। 3 जो है अलग अलग थियरीज है। एक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद को 2 हिस्से में किया तो उस वक्त यहाँ से देख के उनको पता चला ये जो है मौजूद, उसके बारे में कोई आके बोले तो वो कबूल किया। वो उन्होंने कबूल नहीं किया। वो जो है हाइपोथेसिस को उन्होंने साइड में रखा। लेकिन वो जो वर्जन है जिसमें वो मुतासिर हुए कारोबार करने वाला लोग जो आए और उनके जो है अखलाक और किरदार देख के वो इस्लाम कबूल किए, इसको मानकर पीएचडी थीसिस है और उसको डॉक्टरेट भी मिला। वो किताब छप के आया है, केरला यूनिवर्सिटी में है। आप सिर्फ ये जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं कि चेयरमैन पेरुमाल, वो पूरा हिस्ट्री आपको मिलेगा, कौन कौन हिस्टोरियन से लिखा है, सब आपके सामने आएगा। जी जल्दी, बहुत जल्दी। हाँ यस, you already know 12 filmmakers have returned their national award in the interest of growing intolerance in India. Do you think, whereas the government has, the government has termed them as politically motivated or rabid anti-BJP, do you think filmmaking or even art can be used as a political tool to resist fascism, if there is any? सवाल ये है कि अभी बहुत सारे जो है लोग अपने अवार्ड्स को वापस दे रहे हैं और वो लोग रेसिस्ट कर रहे हैं कि हम ये अवार्ड नहीं लेंगे क्योंकि इंडिया के